हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज मैं कोई हॉलीवुड या ईस्ट एशियन मूवी की जगह एक मिस्ट्री सस्पेंस बंगाली मूवी एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, इस मूवी की कहानी हरक्यूल पोयरो और शर्लॉक होम्स के टक्कर की है, क्योंकि इस कहानी में भी किलर आपके सामने होता है, लेकिन आप उसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। और एंड में जब किलर रिवील किया जाता है तब आपको पूरी कहानी शुरुआत से पता लगती है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत सन 1936 के इंडिया से होती है। यहाँ ब्रिटिश पुलिस को पता चला था कि दो कम्युनिस्ट इस खंडर सी बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए हैं। तभी उसी बिल्डिंग में एक औरत पुलिस वालों को दूर से देख लेती है और जल्दी से भागकर अपने कम्युनिस्ट साथी इंद्रजीत को पुलिस के बारे में खबर करती है। तब इंद्रजीत अपनी गन लेकर उस खंडर से भागने लगता है, जिसे देख पूरी पुलिस टीम इंद्रजीत के पीछे भागती है। और यहाँ इंद्रजीत के हाथ में पिस्तौल देखकर इंद्रजीत को डायरेक्ट शूट कर दिया जाता है, जिसके साथ इंद्रजीत की यही मौत हो जाती है। और अब मूवी 2016 यानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। इधर एक बुक स्टोर के अंदर अमीर और फेमस राइटर मिस्टर असीमो बोश उर्फ असीम को देखते हैं। असल में मिस्टर असीम की एक नई साइंस फिक्शन किताब द बिग बैंग थ्योरी इंग्लिश लैंग्वेज से बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई थी और आज उसी किताब का बुक लॉन्च था। इसे बंगाली भाषा में ट्रांसलेटर एलिना ने ट्रांसलेट किया था। एलिना के काम से मिस्टर असीम काफी ज्यादा खुश थे। इसी बुक लॉन्च में असीम की वाइफ इंद्रानी बोश अपने स्टेपसन रिक को बार बार कॉल लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था। फाइनली रिक अपनी मॉम का कॉल उठा लेता है। तब उसकी मॉम कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज तुम्हारे डैड का बुक लॉन्च है, फिर तुम अभी तक इधर पहुंचे क्यों नहीं? रिक कहता है, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ऐसा कहकर रिक फोन काट कर बुक लॉन्च के लिए निकलने लगता है। दूसरी तरफ असीम से उनकी बुक के रीडर्स उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। तभी बीच में एक काफी बुजुर्ग आदमी मिस्टर सिराजुल खड़े होते हैं। सिराजुल की बातों से लग रहा था कि वह मिस्टर असीम को काफी पहले से जानते थे, लेकिन इन सब बातों को साइड रखकर मिस्टर सिराजुल असीम से कहते हैं, असीम बाबू, आपने अभी तक सिर्फ 2 किताबें ही लिखी हैं, जिसमें से आपकी पहली किताब कोलकाता के 1950s के जमाने पर बेस्ड थी। वहीं आपकी अभी वाली किताब द बिग बैंग थ्योरी भविष्य यानी 2050 के कोलकाता पर आधारित है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने 1970s के कोलकाता के बारे में कभी अपनी किसी किताब में जिक्र क्यों नहीं किया, जबकि उस वक्त आप जवान थे और आपने कोलकाता को सही से ऑब्जर्व किया था। मिस्टर असीम कहते हैं, देखिए, मैं एक राइटर हूँ और मैं रियल लाइफ से ज्यादा इमेजिनेटिव दुनिया के बारे में लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मुझे ऐसी दुनिया के बारे में लिखने में मजा आता है जो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। ये जवाब मिस्टर सिराजुल को इतना सेटिस्फाई नहीं लगता, फिर भी वह बैठ जाते हैं। आगे पूरा इवेंट खत्म हो जाने के बाद रिक अपने डैड असीम से मिलने पहुंचता है। इस वक्त असीम अपने रीडर्स को ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी मिस्टर सिराजुल नोटिस करते हैं कि असीम सबको राइट हैंड से ऑटोग्राफ दे रहा था, जबकि असीम एक लेफ्टी है। तब असीम कहते हैं, दरअसल एक एक्सीडेंट में मेरे लेफ्ट हैंड में चोट लग गई थी और उसी दौरान मैंने लेफ्ट की बजाय राइट हैंड से लिखना सीख लिया। अब इसी दौरान असीम की वाइफ असीम को अपनी नई असिस्टेंट से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसे उसने हाल ही में हायर किया था। आगे मिस्टर असीम अपने पेंटर दोस्त निकलेश रे से मिलता है, तो निकलेश उन्हें अपने आने वाले एग्जीबिशन के बारे में याद दिलाता है। निकलेश इस होने वाले एग्जीबिशन में असीम को एज अ चीफ गेस्ट आने बोलती हैं। आगे रात में असीम की वाइफ असीम से कहती है, आज बुक लॉन्च में काफी भीड़ थी, है ना? असीम कहता है, उसमें से आधी भीड़ तो बस तुम्हें देखने आई थी, आखिर तुम इतनी फेमस एक्ट्रेस जो रह चुकी हो। इंद्रानी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे आपका मूड इसलिए गुस्से में है क्योंकि रिक बुक लॉन्च खत्म होने के बाद वहां पहुंचा था। असीम कहता है, रिक के बारे में तो बात मत करो, वो लड़का हाथ से निकल गया है। पता नहीं वो रॉक स्टार की फील्ड में अपना करियर क्यों बनाना चाहता है, उसकी माँ ने उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है। इंद्रानी कहती है, प्लीज उसकी माँ को मत घसीटो, वो सालों से बीमार है। असीम कहता है, इसलिए मैं उसकी इलाज के लिए हर महीने पैसे भेज रहा हूँ, पता नहीं इतने पैसे जा कहाँ रहे होंगे। इंद्रानी कहती है, ये सब बातें रिक के सामने मत बोलना। और हाँ, कुछ ही दिनों में रिक की बहन गुली भी वापस आ रही है। अगली सुबह ट्रांसलेटर एलिना असीम के घर उनका इंटरव्यू लेने आई थी। यहाँ असीम एलिना को बताता है कि दुनिया में जितनी भी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं, वो सारी कहानियाँ पूरी तरह काल्पनिक नहीं होती, बल्कि उसमें राइटर अनजाने में या फिर जानबूझकर अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे इवेंट्स डाल देता है जो उसने कभी झेले थे। एलिना कहती है, खैर मेरे मन में अभी काफी सारे सवाल हैं, इसलिए मैं फिर कभी दोबारा आपका इंटरव्यू लेने आऊंगी।
ऐसा कहकर एलिना जैसे ही अपना स्पेक्स उतारती है, वैसे ही असीम एलिना के सर में बैंडेज लगा हुआ नोटिस करता है। तब एलिना असीम से बगैर कुछ छिपाए उन्हें बताती है कि उसका एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है। वो अक्सर एलिना से पैसे मांगा करता था और एलिना दे दिया करती थी, लेकिन अब जब एलिना उसे पैसे नहीं देती तो वो गुस्से में कई बार उस पर हाथ उठाता है। इसे सुन असीम एलिना को सजेशन देता है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन एलिना बताती है कि वो इस सिचुएशन को अकेले हैंडल कर लेगी। तो असीम उसे उसकी हालत में छोड़ देती हैं। आगे उसी दिन से असीम अपनी अगली नॉवल पर काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन इंद्रानी नोटिस करती है कि इस बार असीम अपनी नॉवल इंग्लिश की जगह बंगाली लैंग्वेज में लिख रहे थे। तब असीम कहते हैं, जब मेरे बाएं हाथ में चोट लगी थी तब मैंने बंगाली में लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि बंगाली भाषा में काफी घुमावदार शब्द होते थे, लेकिन अब क्योंकि मेरे दोनों हाथ ठीक हैं, इसलिए मैं वापस बंगाली में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे शाम के वक्त असीम और असीम की वाइफ उसी एग्जीबिशन में पहुंचती हैं, जिसे मिस्टर निकलेश ने अरेंज किया था। इसी एग्जीबिशन में इंद्रानी की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त कुणाल से होती है और कुणाल को इंद्रानी अपने हस्बैंड असीम से इंट्रोड्यूस कराती है। लेकिन यहाँ असीम कुणाल को पहले से जानता था। असल में कुणाल एक बिगिनर फिल्म डायरेक्टर है और कुणाल ने बहुत पहले मिस इंद्रानी के साथ एक फिल्म बनाई थी जिसे अवार्ड भी मिला था, लेकिन कुणाल खुद मानता था कि वो एक बकवास फिल्म थी जिसे उसे हरगिज नहीं बनाना चाहिए था। तभी कुणाल मिस्टर असीम को बताता है कि उसने अपनी अगली फिल्म उन्हीं के नॉवल पर बनाने की सोची है। तो इसे सुन असीम काफी खुश होती हैं। आगे उसी एग्जीबिशन में असीम की मुलाकात एक मैगजीन एडिटर बादल विश्वास से होती है। विश्वास मिस्टर असीम की नई किताब के बारे में अपनी एडिशन में छापना चाहता था, लेकिन असीम इतने अचानक से इस चीज का फैसला नहीं कर सकते थे। तभी असीम की वाइफ इंद्रानी आकर उन्हें चलने कहती है, क्योंकि वह लोग बहुत लेट हो चुके थे। पर मैगजीन एडिटर बादल उन्हें रोके रखता है और उनसे उनका लैंडलाइन मांगता है ताकि बाद में कांटेक्ट कर सके। तब इंद्रानी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे अपने घर का लैंडलाइन नंबर बताती है। यहाँ इंद्रानी के दिमाग में आता है कि उसने विश्वास नाम के इस आदमी को कहीं तो देखा है, लेकिन किधर, बस यही इंद्रानी को याद नहीं आता। रात में इंद्रानी घर का लैंडलाइन नंबर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लैंडलाइन का बिल भरा ही नहीं गया था। इसे देख इंद्रानी घर के नौकर भूलू को बुलाकर उसे लैंडलाइन के बिल के बारे में पूछती है। तो भूलू कहता है, सॉरी मैं बिल जमा करना भूल गया। इंद्रानी कहती है, ठीक है, कल बिल याद से भर देना। तभी भूलू इंद्रानी से कहता है, वैसे मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। असल में एक बहुत ही अमीर आदमी है जिनकी इस बंगले में नजर है। वह इस बंगले के बदले इसका डबल पैसा देने को तैयार हैं। बस उन्हें साहब के हाँ का इंतजार है। क्या आप साहब को इस बंगले को बेचने के लिए कन्विंस कर देंगी? इंद्रानी कहती है, मैं तो उन्हें इस बारे में कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन वह कभी मेरी नहीं सुनते। ऐसा कहकर इंद्रानी वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर मिस्टर असीम एलिना से कॉल पर बात कर रहे थे। दरअसल एलिना के बॉयफ्रेंड ने उस पर फिर से हाथ उठाने की कोशिश की थी, इसलिए असीम उसे सुझाव दे रहे थे कि वह इस बारे में पुलिस को बताएं, लेकिन एलिना इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी उस कमरे में इंद्रानी पहुंच जाती है और यहाँ इंद्रानी को असीम को फोन पर एलिना से बात करता देख थोड़ा सा शक होता है कि कहीं असीम का एलिना के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। अगली सुबह इंद्रानी की बेटी गुली हॉस्टल से पढ़ाई पूरी कर अपने घर वापस आ गई थी, इसलिए इंद्रानी गुली का वेलकम करती है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि गुली और उसके फादर असीम का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। इवन गुली असीम को डैड की जगह अंकल कहकर बुलाती थी। रात में जब पूरी फैमिली हैंग आउट करती है तो इस दौरान गुली और रिक एक दूसरे के दोस्त बन जाती हैं, क्योंकि दोनों का रिलेशन अपने डैड के साथ तकरीबन एक ही जैसा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेट करने लगे थे। अगली सुबह जब गुली को पता चलता है कि रिक का सपना एक रॉक स्टार बनने का है, लेकिन उसके फादर उसे सपोर्ट नहीं करते, तो गुली रिक को एक आइडिया देती है उसे उसका सपना पूरा करने का। जिसके बाद अगली सीन में हम इन दोनों को एक क्लब के अंदर म्यूजिक परफॉर्म करते हुए देखते हैं। म्यूजिक परफॉर्म करने के बाद जब ये दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी इन्हें रास्ते में एलिना रोक लेती है और जाते समय एक अजीब सा लुक देती है, जिसे देख इन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। उसी रात मिस्टर असीम उनके नौकर भूलू को डांटते हुए कहती हैं, तुम घर के एक साधारण नौकर हो तो बस वही बनकर रहो, किसी का ब्रोकर बनने की कोशिश की तो जॉब भी गवा बैठोगे। तो इस डांट को सुनकर भूलू वहाँ से चला जाता
है। तभी हम असीम की अगली नॉवल की कहानी का ग्लिम्स देखते हैं, जिसे असीम फिलहाल लिख रहे थे। उनकी ये कहानी ब्रिटिश इंडिया पर बेस्ड थी। ये कहानी एक कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने वाले जवान लोगों की थी। ये सभी लोग देश में सरकार को हटाकर बदलाव लाना चाहते थे, चाहे इसके लिए इन्हें कितने ही लोगों को मारना पड़े। इतना बताते ही मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर असीम का घर एक अमीर बिल्डर खरीदना चाहता था, ताकि उनके घर की जगह एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर सके, और इसके लिए उसने घर के नौकर भूलू को पैसे दिए थे। लेकिन भूलू मिस्टर असीम को उनकी जमीन बेचने पर कन्विंस नहीं कर पाया। इसे सुन बिल्डर को बहुत दुख होता है। तभी भूलू बताता है कि घर की मालकिन तो घर बेचने को राजी है, लेकिन मालिक किसी भी कीमत पर घर नहीं बेचेंगे, और कल सुबह ही वो अपने बुक के काम के सिलसिले से शांति निकेतन भी जा रहे हैं। इसे सुन बिल्डर के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है कि क्यों ना वो मिस्टर असीम को शांति निकेतन से लौटते वक्त रास्ते में ही उसे कुचलवाकर उनका मर्डर करवा डाले। फिर तो असीम के मरते ही असीम की वाइफ उन्हें घर की जमीन बेच देगी। भूलू कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना? लेकिन बिल्डर बस हंसने लगता है। अगली सुबह शांति निकेतन जाते वक्त मिस्टर असीम के दिमाग में उनके किताब की कहानी फिर से चलने लगती है, और इसी के साथ हम वापस से इस कहानी की एक छोटी सी झलक देखते हैं। इसमें मिस्टर असीम बता रहे थे कि वह सभी जवान लड़के देश में कम्युनिज्म फैलाकर गरीब किसानों को उनका हक दिलाना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने कार्ल मार्क्स की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि खुद एक कम्युनिस्ट थे। आगे प्रेजेंट में असीम शांति निकेतन पहुंचकर उसी खंडर वाली बिल्डिंग में विजिट करता है, जहां का सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। शायद मिस्टर असीम की इस खंडर से कोई पुरानी याद जुड़ी हुई थी। आगे शांति निकेतन से वापस लौटते वक्त अचानक एक ट्रक मिस्टर असीम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असीम बाल बाल बच जाती हैं। अब ये ट्रक सच में उस बिल्डर का भेजा हुआ था, या फिर ये किसी दूसरे किलर की चाल थी मिस्टर असीम को मारने की, यह हमें अभी क्लियर नहीं किया जाता। दूसरी तरफ इंद्रानी डिनर सर्व करने के लिए अपनी असिस्टेंट से किसी अच्छे कैटरर को हायर करने कहती है, क्योंकि कल ही मिस्टर असीम का बर्थडे था। यहाँ असीम के बर्थडे पर इंद्रानी अपनी असिस्टेंट को भी शामिल होने कहती है, पर असिस्टेंट बताती है कि उसे कल ही अपने एक खास दोस्त को सी ऑफ करने उसके टाउन जाना है, इसलिए वो बर्थडे में शामिल नहीं हो सकेगी। इंद्रानी कहती है, चलो कोई बात नहीं। इधर हमें पता चलता है कि इंद्रानी कुछ ही दिनों में न्यू दिल्ली एक मीटिंग के सिलसिले से जाने वाली थी, और इसलिए इंद्रानी की असिस्टेंट ने मीटिंग की सारी फाइल्स उनके बैग में रख दिए थे। अब मूवी अगली रात यानी मिस्टर असीम के बर्थडे पर शिफ्ट होती है। इस बर्थडे में सिर्फ इंद्रानी के असिस्टेंट को छोड़कर असीम को जानने वाले सभी लोग शामिल थे। तभी अचानक से मिस्टर असीम को एक कॉल आता है, और वो केक काटे बगैर ही फोन पिक करने बाहर निकल जाती हैं। जिसके बाद इंद्रानी सभी मेहमानों को रिफ्रेशमेंट सर्व करके बताती है, वैसे मेरे हस्बैंड के फोन में मैंने एक अजीब मैसेज देखा था। उसमें उन्हें फेसबुक में किसी ने मेघनाथ नाम के अकाउंट से मैसेज किया था और लिखा था कि विभीषण से सावधान रहो, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो यहाँ ये सभी इस मैसेज को मजाक में लेती हैं। इन्हें लगता है कि किसी ने फेक अकाउंट बनाकर मिस्टर असीम के साथ प्रैंक किया होगा। तभी असीम वापस आकर पार्टी फिर से ज्वाइन करता है, और ये सभी डिनर करती हैं। इसी के पैरेलल में घर के दोनों नौकर भोलू और शंभू मिस्टर असीम की महंगी शराब पीकर एंजॉय कर रहे थे कि तभी नीचे सभी मेहमानों को ऊपर से कुछ टूटने की आवाज आती है। असल में शंभू से गलती से वाइन का ग्लास टूट गया था। इस आवाज को सुन पूरी फैमिली ऊपर पहुंचती है, और यहाँ मिस्टर असीम शंभू की हालत देख समझ जाता है कि उसने शराब पी हुई है, इसलिए असीम शंभू पर बहुत गुस्सा करता है। तब शंभू भी असीम से जुबान लड़ाने लगता है, जिसे देख असीम धक्के मारकर शंभू को नौकरी से निकाल देती हैं। लेकिन जाते जाते शंभू असीम को धमकी देता है कि वो उसके पूरे परिवार को सबके सामने एक्सपोज कर देगा। इसे सुन असीम को और गुस्सा आता है, लेकिन बाकी मेहमान उसे संभाल लेती हैं। अगली सुबह असीम के घर की मेड उन्हें एक पार्सल दिखाती है और बताती है कि ये पार्सल उसे घर की सफाई करते वक्त मिला था। तो इंद्रानी इस पार्सल को खोलकर देखती है तो इसमें एक बुक थी जिसका टाइटल था मेघनाथ का वध। इस पार्सल में इसे भेजने वाली का कोई नाम पता नहीं था, और बुक के फ्रंट पेज में भेजने वाले ने मिस्टर असीम को बर्थडे विश किया था, और बुक के बीच एक फेस हाईलाइट की हुई थी। असीम जल्दी से बुक पकड़कर उस हाईलाइटेड वर्ड को देखती है तो उसमें लिखा था, दुश्मन को मारने के लिए कोई भी तरीका जायज है। इस पार्सल के मिलने के बाद मिस्टर असीम थोड़े तनाव में चले जाती हैं, क्योंकि फेसबुक मैसेज के बाद ये दूसरी बार था जब कोई अनजान व्यक्ति उन्हें मेघनाथ के जरिए अजीब सी धमकी दे रहा हो। इंद्रानी कहती है, इस मामले को हमें थोड़ा सीरियसली लेकर पुलिस से बात करनी चाहिए। लेकिन असीम कहती हैं, वो पुलिस से क्या कहेंगे कि किसी ने उन्हें एक साधारण सी बुक पार्सल की है।
आगे इंद्रानी अपने असिस्टेंट को कॉल करती है, जबकि उसकी असिस्टेंट अभी अभी शहर वापस पहुंची थी। कॉल से पता चलता है कि इंद्रानी दिल्ली में मीटिंग के लिए पहुंची है, लेकिन उसे मीटिंग का फोल्डर नहीं मिल रहा। तभी असिस्टेंट को याद आता है कि उसने गलती से मीटिंग वाला फोल्डर बैग की जगह ड्रॉर में रख दिया था। असिस्टेंट बोलती है, मैं कल ही आपके घर जाकर उन फोल्डर्स की सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करती हूँ। तो इसके बाद अगली सुबह असिस्टेंट सारे फोल्डर स्कैन करके इंद्रानी के पास भेज देती है। दूसरी तरफ अचानक से मिस्टर असीम का स्वभाव बदलने लगा था। आज वह एलिना को अपना दूसरा इंटरव्यू देने वाले थे, लेकिन वह इस इंटरव्यू को अचानक से कैंसिल कर देती हैं, जो एलिना को काफी अजीब लगता है। कुछ दिनों बाद असीम की वाइफ न्यू दिल्ली से वापस लौट आती है और वह भी महसूस करती है कि असीम का स्वभाव काफी बदला हुआ था, लेकिन वो इस बारे में इंद्रानी से कोई बात नहीं करना चाहते थे। इंद्रानी ये भी नोटिस करती है कि असीम को अचानक से ब्लैकआउट आने लगे थे, यानी वह कहीं भी अचानक से बेहोश हो जाती थी, जिस वजह से इंद्रानी उनके लिए परेशान होने लगी थी और इसलिए वह एक डॉक्टर हायर करती है और उनका पर्सनली ख्याल रखती है। लेकिन इससे भी मिस्टर असीम की हालत में कोई सुधार नहीं आता, उल्टा दिन ब दिन उनकी हालत और ज्यादा कमजोर होने लगती है। एक सुबह इंद्रानी को उसके हस्बैंड असीम घर में नहीं मिलते, तो इंद्रानी को लगता है कि वह शायद मॉर्निंग वॉक करने गए होंगे। इसलिए इंद्रानी 2 घंटे तक उनका इंतजार करती है, फिर भी मिस्टर असीम घर नहीं लौटते। तो इसलिए इंद्रानी परेशान होकर उनके फोन पर कॉल करती है, लेकिन असीम अपना फोन भी घर में ही भूल गए थे। आगे इंद्रानी असीम की गुमशुदगी की खबर 2 पुलिस ऑफिसर को देती है। तब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, क्या मिस्टर असीम के साथ रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था जो उनके इस अचानक गुम होने का कारण हो। इंद्रानी बताती है, हाँ, दरअसल उन्हें कोई बगैर नाम वाला आदमी रामायण के फेमस कैरेक्टर मेघनाथ से जुड़ी चीजें भेज रहा था और रिसेंटली उसने मेघनाथ की हत्या से जुड़ी एक बुक भेजी थी। पुलिस ऑफिसर पूछता है, क्या मिस्टर असीम का कोई जानी दुश्मन था जो उन्हें मारना चाहता हो। इंद्रानी कहती है, नहीं, दूर दूर तक नहीं, लेकिन हाँ, जब वह शांति निकेतन गए थे तो उन्होंने वापस लौटकर मुझे बताया था कि एक ट्रक ने उन्हें कुचलने की कोशिश की थी, पर वह बच गए। शायद जिसने मेरे हस्बैंड को गायब किया है, उन्हें कुचलने की कोशिश करने वाला आदमी भी सेम होगा। तो इसके बाद ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स मिस्टर असीम के सभी करीबी रिश्तेदारों और फ्रेंड से इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। और क्योंकि मिस्टर असीम एक फेमस पब्लिक सेलिब्रिटी थे, इसलिए उनके बारे में पता करने का दबाव दोनों डिटेक्टिव्स पर बढ़ता ही जा रहा था। तो ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद इंद्रानी और उसके डायरेक्टर दोस्त कुणाल ने मिलकर मिस्टर असीम की हत्या करके उसकी डेड बॉडी कहीं छिपा दी है। अब मिस्टर असीम के मरने के बाद सारी जायदाद की मालकिन इंद्रानी बन जाएगी और कुणाल को इंद्रानी के साथ साथ उसकी अगली फिल्म बनाने के पैसे भी मिल जाएंगे। वैसे भी इंद्रानी की उम्र उसके हस्बैंड से पूरे 20 साल कम थी। जनरली इतने ज्यादा एज गैप वाले मैरिजेस काफी लंबे समय तक नहीं टिकते। तो इसी पर्सपेक्टिव को लेकर पुलिस वाले कुणाल से इन्वेस्टिगेट करती हैं, जिससे साफ झलक रहा था कि इन्हें कुणाल पर मिस्टर असीम के मर्डर का पूरा यकीन है, पर इनके पास कुणाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद कुणाल यही बात इंद्रानी को बताता है और तब इंद्रानी और कुणाल फैसला करती हैं कि ये दोनों खुद से असीम अचानक कहाँ गायब हो गए इसका पता लगाएंगे, वरना पुलिस कुछ दिनों में ही इन्हें प्राइम सस्पेक्ट समझकर इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेगी। तो आगे इसके लिए कुणाल मिस्टर असीम की उसी नॉवल का ड्राफ्ट पढ़ता है जो वो रिसेंटली लिख रहे थे, पर इससे कुणाल को कुछ खास पता नहीं चलता। अभी उस कमरे में गुली आकर कहती है, आखिर ये बुक मेघनाथ का वध थी किस बारे में। तब ये दोनों गुली को बताती हैं कि इसमें मेघनाथ की मौत कैसे हुई थी इस बारे में बताया गया है। असल में मेघनाथ रावण का बेटा था और वो एक गुफा में छिपकर माता काली की तपस्या कर रहा था। उस तपस्या के अंत होने के बाद मेघनाथ को कोई नहीं मार पाता, लेकिन तपस्या के बीच में ही रावण का भाई विभीषण, जिसने भगवान राम की सेना ज्वाइन करी थी, उसने लक्ष्मण को इस तपस्या और गुफा के बारे में बता दिया, जिसके बाद लक्ष्मण ने उस गुफा में पहुंचकर तपस्या पूरी होने से पहले ही मेघनाथ का अंत कर दिया। गुली कहती है, यानी एक तरह से विभीषण के धोखा देने की वजह से मेघनाथ मारा गया। इंद्रानी कहती है, एग्जैक्टली। आगे इंद्रानी अपने हस्बैंड की पिछली वाइफ गीता से मिलती है। दरअसल गीता की उम्र और असीम की उम्र एक दूसरे के काफी आसपास थी और इसलिए गीता को असीम के बारे में शुरुआत से मालूम था। मिस गीता बताती है, जवानी के दिनों में असीम किसी पॉलिटिकल टाइप की मूवमेंट से जुड़े हुए थे और शायद उसी चक्कर में उन्हें एक बार जेल भी हुई थी। जेल से लौटने के बाद वह अक्सर ट्रॉमा में रहने लगे।
वह बताते थे कि शायद उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। इसे सुन इंद्रानी कहती है, ऐसा ही कुछ एक बार मैंने उन्हें अपने सपने में बोलते हुए सुना था। शायद हाल ही के दिनों में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनका ये ट्रॉमा उन्हें वापस याद करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ कुणाल ने मेघनाथ वाली बुक से कुछ खास जानकारी निकाल ली थी। रात में इसी जानकारी को कुणाल इंद्रानी को बताकर कहता है कि मेघनाथ की कहानी और जिस कहानी को मिस्टर असीम लिख रहे थे उन दोनों में एक सिमिलैरिटी थी, वो ये कि दोनों कहानी के मेन कैरेक्टर्स को किसी ने धोखा दिया था जिस कारण वह मर गए थे। वैसे तुम लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो? इंद्रानी कहती है, तुम्हें वह बुजुर्ग आदमी मिस्टर सिराजुल याद है? सिराजुल और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। अगर हमने मिस्टर सिराजुल को ढूंढ लिया तो शायद हमें मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ नया पता चल सकता है। तभी इंद्रानी बुक लॉन्च की एक फोटो में विश्वास को नोटिस करती है और उसे पता चलता है कि विश्वास भी बुक लॉन्च में मौजूद था और शायद इसी वजह से एग्जीबिशन के वक्त इंद्रानी को विश्वास का चेहरा कुछ देखा देखा सा लग रहा था। आगे इंद्रानी और कुणाल दोनों मिस्टर सिराजुल का एड्रेस पता करके उनके चौल में उनसे मिलने पहुँचते हैं। तो सिराजुल से इन्हें पता चलता है कि 1970s में उन्होंने एक कम्युनिस्ट की टीम बनाई थी। उसी टीम के एक सदस्य असीम बाबू भी थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, असीम ने अचानक वो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी और अपने पैसों से बाहर इंग्लैंड चला गया। ये बात मुझे उस समय से लेकर अब तक घात कर रही है, लेकिन मैंने बुक लॉन्च के दौरान ऐसा नहीं जताया। इंद्रानी कहती है, वैसे क्या उस कम्युनिस्ट टीम में कोई ऐसा था जिसके साथ मेरे हस्बैंड की दोस्ती थी? सिराजुल कहते हैं, हाँ एक था, इंद्रजीत चौधरी। वो भी हमारी ही टीम का एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन वो बिरहम टाउन के एक खंडर में इंस्पेक्टर शॉन के हाथों इनकाउंटर के वक्त मारा गया। असीम जब हमारी टीम में था तब असीम और इंद्रजीत एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे। इसे सुन कुणाल कहता है, क्या ये इंस्पेक्टर शॉन अभी जिंदा होंगे? सिराजुल कहता है, ऑफ कोर्स, अगर वो मरा होता तो मुझे सबसे पहले पता लगता। तो आगे कुणाल इंस्पेक्टर शॉन से मिलता है। शॉन का मानना था कि उस वक्त के यंग लड़के देश में कम्युनिज्म के नाम पर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे थे। इससे अच्छा होता कि वह सभी पढ़ाई में ध्यान देकर अपना भविष्य बनाते। कुणाल कहता है, वैसे क्या आपको किसी इंद्रजीत के बारे में कुछ याद है? आपने जवानी के दिनों में उसका भी एनकाउंटर किया था। शॉन याद करके बताता है, अरे हाँ, इंद्रजीत चौधरी, उसने हमारी नाक में दम कर रखा था और उसे हमारी टीम पकड़ भी नहीं पा रही थी। फिर एक दिन हमें पता चला कि इंद्रजीत इतने समय तक बिरहम के एक पुराने से खंडर वाले घर में छिपा हुआ था। ये जानकारी मिलते ही हमने उस खंडर में छापा मारा और इंद्रजीत का एनकाउंटर कर दिया। कुणाल कहता है, वैसे आपको ये जानकारी कहाँ से मिली थी कि इंद्रजीत उसी खंडर में छिपा हुआ था? इंस्पेक्टर शॉन कहते हैं, एक्चुअली हमारे कुछ इन्फॉर्मर्स थे जो हम तक ये जानकारी पहुँचाते थे। वेल, ऑफिशियली मुझे ये जानकारी बोधि सत्या नाम के आईपीएस ऑफिसर ने दी थी। दूसरी तरफ इंद्रानी पुरानी फोटोज को देखते वक्त उन्हीं में से एक फोटो को देखती है। इसमें इंद्रानी की असिस्टेंट मैगजीन एडिटर विश्वास से बात करती हुई दिख रही थी। इसे देख इंद्रानी को थोड़ा शक होता है और वो अपनी असिस्टेंट का नाम गूगल में डालकर उसके बारे में सर्च करती है। इससे इंद्रानी को पता चलता है कि किसी थिएटर में मेघनाथ वध का प्ले दिखाया गया था और उस प्ले का रिव्यू उसकी असिस्टेंट ने काफी पहले किया था। इसे देख इंद्रानी का सारा शक उसकी असिस्टेंट पर चला जाता है और इंद्रानी अपनी मेड से कहती है, जरा सुनो, जिस दिन मैं काम के सिलसिले से दिल्ली गई थी उस दिन मेरी असिस्टेंट इधर मेरा फोल्डर लेने आई थी। क्या आपने उन्हें देखा था? मेड कहती है, हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि आपकी असिस्टेंट मिस्टर असीम बाबू के कमरे में पूरे 2 घंटे तक रुकी थी। इसे सुन इंद्रानी थोड़ा हैरान होती है। मेड आगे कहती है, और जब आपकी असिस्टेंट ठीक 2 घंटे बाद घर से वापस गई थी तो उसके बाद से ही असीम बाबू थोड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। ये जानते ही इंद्रानी कुणाल को कॉल करके अपने घर बुलाती है और उसे बताती है कि उसने केस के इस पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है कि मेरी असिस्टेंट ही असीम की गुनहगार हो, क्योंकि असीम मेघनाथ वाली किताब मिलने के बाद भी उतने परेशान नहीं थे जितना मेरी दिल्ली से वापस लौटने के बाद परेशान हुए थे। और जब मैं दिल्ली में मौजूद थी उसी दौरान असिस्टेंट ने मेरे हस्बैंड से मिलकर 2 घंटे तक बातें की थी। कुणाल कहता है, तुम्हें अपनी असिस्टेंट पर शक है, लेकिन तुम्हारी असिस्टेंट तो बर्थडे पार्टी के दिन मौजूद ही नहीं थी, तो भला जो किताब बर्थडे के अगले दिन मिली वो उसे कैसे रख सकती है? इंद्रानी कहती है, कुणाल जरा समझो, सिर्फ मेरी असिस्टेंट ही थी जो अक्सर मेरे कमरे में काम करने आती थी। जरूर ऐसे ही किसी मौके का फायदा उठाकर उसने मेघनाथ वध
की किताब घर में कहीं रख दी होगी और फिर बाद में वही किताब बर्थडे के अगले दिन मेड को सफाई करते वक्त मिली। कुणाल को इंद्रानी की बात लॉजिकल लगती है, लेकिन अब भी कुणाल अपनी तहकीकात जारी रखना चाहता था। इसलिए कुणाल इंद्रजीत के बारे में जानने आईपीएस ऑफिसर बोधि सत्या से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी अगली फिल्म कुछ कम्युनिस्ट लोगों पर बना रहा है, जिसके लिए उसे रियल लाइफ कम्युनिस्ट के बारे में पता करना जरूरी है। तब बोधि सत्या बताती हैं कि इंद्रजीत नाम का एक कम्युनिस्ट हुआ करता था। उसने देश में काफी उत्पात मचा रखा था, लेकिन एक दिन पुलिस वालों ने उसका खंडर में एनकाउंटर कर दिया। वैसे इंद्रजीत के साथ उस खंडर में एक लड़की भी रह रही थी। उस लड़की का नाम संध्या मणि था। संध्या मणि के बारे में सुन कुणाल थोड़ा हैरान होता है। ऑफिसर आगे बताता है, जब पुलिस ने संध्या मणि को पकड़ा तब संध्या मणि प्रेग्नेंट थी। पुलिस ने संध्या मणि को जेल भेज दिया और जेल के अंदर संध्या मणि ने इंद्रजीत और अपनी एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उस बच्ची को जन्म देते ही संध्या मणि मर गई। खैर, संध्या मणि की बेटी को बाद में किसी कपल ने अडॉप्ट कर लिया और उन कपल की डिटेल आज भी मेरे पास है। तुम अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। मिस्टर बोधि सत्या के इतना कहते ही ये सीन यहीं कट होता है। आगे कुणाल और इंद्रानी की असिस्टेंट को अपने साथ उसी खंडर में ले चलती हैं जहां इंद्रजीत का एनकाउंटर किया गया था। यहाँ कुणाल असिस्टेंट से कहता है, मैं तुम्हें अपनी उस मूवी की कहानी सुनाता हूँ जो मैं फिलहाल लिख रहा हूँ। इस कहानी में इंद्रजीत नाम का एक कम्युनिस्ट काफी समय से इसी खंडर में छिपा हुआ था, क्योंकि पुलिस चारों ओर से उसे ढूंढ रही थी। आखिरकार एक दिन पुलिस इंद्रजीत को पकड़ ही लेती है और इंद्रजीत का एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन इंद्रजीत के साथ इस खंडर से पुलिस को संध्या मणि नाम की एक औरत भी मिलती है, पर संध्या मणि प्रेग्नेंट थी। खैर, संध्या मणि आगे चलकर जेल में एक बच्ची को जन्म देती है और जन्म देते ही मर जाती है। फिर उस बच्ची को कुछ लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन खास बात ये थी कि उस बच्ची को एक आईपीएस ऑफिसर बोधि सत्या के नेतृत्व में अडॉप्ट किया गया था, जिस कारण बोधि सत्या के पास उस बच्ची का नाम और उसके फोस्टर पेरेंट्स की डिटेल थी। इंद्रानी असिस्टेंट से कहती है, वैसे मैंने तुम्हारे एक पुरानी कलीग से तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता किया तो पता लगा कि तुम्हें भी अडॉप्ट किया गया था और वो बच्ची तुम ही हो। अब जल्दी बताओ कि तुमने मेरे हस्बैंड को इतने समय से कहाँ छिपा रखा है और उनके गायब होने से कुछ दिन पहले तुम मेरे घर मेरे हस्बैंड से पूरे 2 घंटे तक क्यों मिली थी? आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई थी तुम दोनों के बीच? असिस्टेंट कहती है, ठीक है, मैं सारी सच्चाई बताने को तैयार हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम सच्चाई हजम कर पाओगी? तो सुनो, असल में मेरे फोस्टर पेरेंट्स ने मेरा पूरी जिंदगी बहुत ख्याल रखा। उन्होंने कभी मुझे मेरे रियल पेरेंट्स की कमी का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन जब भी मैं उनसे मेरे रियल पेरेंट्स के बारे में पूछती थी तो वह दोनों मुझे कुछ नहीं बताते थे। पर एक दिन जब मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे और मरने की कगार में थे, तब उस दिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम हमेशा मुझसे अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पूछती रही, पर मैंने आज तक तुम्हें उनका नाम नहीं बताया। दरअसल उनका नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनके बारे में बोधि सत्या नाम की एक आईपीएस ऑफिसर को पता है। तुम उनसे मिलकर अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पता करना। तो इसके बाद असिस्टेंट आईपीएस बोधि सत्या से मिलती है और उसे पता चलता है कि उसके असली पेरेंट्स इंद्रजीत और संध्या मणि थी। असिस्टेंट बोधि सत्या से पूछती है, क्या मेरे अलावा किसी और को ये बात पता है? बोधि सत्या कहता है, बिल्कुल नहीं। असीम बाबू नाम का एक राइटर है, वह कुछ समय के लिए इंद्रजीत के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे। शायद उन्हें इंद्रजीत और संध्या मणि की जानकारी हो। असिस्टेंट प्रेजेंट में कहती है, इसके बाद मैंने असीम बाबू के बैकग्राउंड के बारे में पता किया और उससे मुझे पता चला कि मिस्टर असीम और मेरे डैड इंद्रजीत एक ही कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे और एक बार इसी चक्कर में मिस्टर असीम को जेल हो गई थी, लेकिन फिर अचानक वह जेल से बाहर निकल आए थे और निकलते ही इंग्लैंड चले गए। वहीं एग्जैक्टली उसी टाइम मेरे फादर इंद्रजीत को पुलिस ने पकड़कर उनका एनकाउंटर कर दिया था। ये चीज जानने के बाद मेरे लिए इतना समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि मिस्टर असीम ने जेल से बाहर निकलने और इंग्लैंड में अपना नाम कमाने के लिए मेरे फादर को धोखा दिया था। इसके बाद से ही मैं असीम से मिलने का मौका ढूंढने लगी, लेकिन मुझे एक भी मौका हाथ नहीं लगा। तब मैंने अपनी दिल्ली की जॉब छोड़कर तुम्हारे यहाँ असिस्टेंट की जॉब करने का फैसला किया और मुझे ये जॉब आसानी से मिल गई। दिल्ली से यहाँ कोलकाता पहुँचकर मैंने एक लोकल थिएटर में इंद्रजीत का प्ले देखा और इंद्रजीत की कहानी मुझे कुछ कुछ मेरे फादर से मैच करती दिखी। आखिर दोनों की कहानी में दोनों को उसी ने धोखा दिया था जिन पर वह सबसे ज्यादा यकीन करते थे। इंद्रानी कहती है, बस इसी को देखकर तुम्हें ख्याल आया कि क्यों ना तुम इंद्रजीत की कहानी के जरिए मेरे हस्बैंड को उसका पास्ट याद दिलाने की कोशिश करो। लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ आखिर किया क्या और वो है किधर? असिस्टेंट कहती है, देखो तुम लोग मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं जितना जानती हूँ उतना बता रही हूँ।
असिस्टेंट के इतना कहते ही मूवी उस वक्त फ्लैशबैक में जाती है जब असिस्टेंट फाइल भेजने के बहाने इंद्रानी के घर आई थी। फाइल भेजने के बाद असिस्टेंट मिस्टर असीम के कमरे में दाखिल होती है और उनसे पूछती है कि उसने उसके फादर को धोखा क्यों दिया। इसे सुन असीम पहले तो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर वो असिस्टेंट को सारा राज बताने मान जाता है। असीम बताता है कि वो इंद्रजीत को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहता था। इवन उसने इंद्रजीत और उसकी गर्लफ्रेंड को उस खंडर में छिपने की सलाह भी दी थी, लेकिन पुलिस वालों के रोज रोज के टॉर्चर से उन्होंने आखिरकार तंग आकर इंद्रजीत का लोकेशन बता दिया। असीम आगे कहता है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस इंद्रजीत का डायरेक्ट एनकाउंटर कर देगी, और वैसे भी 1970s के बाद इंद्रजीत की कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी थी और इसके बहुत सारे मेंबर्स कम्युनिस्ट से रिविजनिस्ट बन रहे थे, यानी ज्यादातर लोगों ने कम्युनिज्म छोड़ दिया था। लेकिन इंद्रजीत बहुत अड़ियल था और यही अड़ियलपन उसकी मौत का कारण बना। असिस्टेंट कहती है ये बात मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि मेरे डैड ने आप पर विश्वास किया था, लेकिन आपने उनका विश्वास तोड़ दिया। और वैसे भी अगर पुलिस वाले इंद्रजीत का एनकाउंटर नहीं करते तो वह उन्हें पकड़कर हमेशा के लिए जेल में डाल देते, जिससे इंद्रजीत को वही टॉर्चर रोज रोज झेलना पड़ता जिसे आप कुछ दिनों तक झेल नहीं पाए और उन्हें धोखा दे दिया। असीम बोलता है मैं ये बात मानता हूँ और इसी चीज का मुझे बहुत पछतावा भी है, इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट नॉवल में कन्फेशन के तौर पर ये सारी सच्चाई कहानी के रूप में कन्फेस करूंगा और यहीं से मुझे मेरे पछतावे से मुक्ति मिलेगी। असिस्टेंट कहती है नहीं, तुम्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने इस धोखे के बारे में ऑफिशियली मीडिया के सामने कन्फेस नहीं करते। असीम कहता है इससे मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। असिस्टेंट कहती है अपना नाम कम्युनिस्ट की लिस्ट से साफ करवा कर विदेश में अपना इतना फेमस और सिक्योर करियर बनाया है, जब आप वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं। आपको रियल लाइफ में मीडिया के सामने अपना गुनाह कन्फेस करना ही होगा, वरना मैंने हमारी बीच हुई इस कन्वर्सेशन की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो ये रिकॉर्डिंग डायरेक्ट मीडिया के पास जाएगी। इसे सुनकर असीम बहुत उदास हो गया और कुछ सोचने लगा। कुणाल प्रेजेंट में कहता है तो बेसिकली आप मिस्टर असीम को ब्लैकमेल कर रही थी। आपकी इसी ब्लैकमेलिंग के कारण मिस्टर असीम को सदमा लगा, उन्हें ब्लैकआउट्स आने लगे। खैर ब्लैकमेल करने के इल्जाम में हमें आपको अरेस्ट करवाना होगा। असिस्टेंट कहती है मैं अरेस्ट होने को तैयार हूँ, पर मैं एक आखिरी बार अकेले इस जगह को अच्छे से देखना चाहती हूँ, मैं यहाँ से भागूंगी भी नहीं। तो असिस्टेंट की इस बात को सुनकर ये दोनों उसे अकेले छोड़ देती हैं। इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि मिस्टर असीम अब इन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे और शायद उन्होंने किसी जगह जाकर सुसाइड कर लिया होगा। यहाँ कुणाल फैसला करता है कि वो मिस्टर असीम की इस मिसिंग केस पर एक फिल्म डायरेक्ट करेगा और दुनिया को असीम का ये चेहरा दिखाएगा। कुणाल के इतना कहते ही हम असिस्टेंट को देखते हैं। असिस्टेंट उस लेक की तरफ बैठी हुई थी जहां उसके फादर को शूट किया गया था। इतना दिखाते ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी के अंदर एक सवाल होता है कि आखिर असीम बाबू की लाश किधर गई। तो मेरे ख्याल से जिस तरह मूवी का एंड हुआ उस तरीके से शायद डायरेक्टर ने हमें ये हिंट देने की कोशिश की है कि मिस्टर असीम की लाश उसी लेक के अंदर है, यानी मिस्टर असीम ने डूबकर सुसाइड किया था और ये बात असिस्टेंट के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि असीम के बाद असिस्टेंट इस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ थी। दोस्तों इस मूवी में एक सवाल और उठता है कि मूवी के अंदर जो फ्लैशबैक्स हमें दिखाए गए थे वो सब ब्रिटिश इंडिया वाले टाइम के थे, जबकि इंद्रजीत का असल एनकाउंटर 1970s के दौरान हुआ था। तो दोस्तों इस बारे में मूवी में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सारे फ्लैशबैक मिस्टर असीम के काल्पनिक फ्लैशबैक्स थे, जिनमें मिस्टर असीम ने उन इंसिडेंट को रियल लाइफ से उठाई थी, लेकिन टाइम और सिचुएशन के साथ बदलाव कर दिया था ताकि कोई उनकी नॉवल के जरिए पूरी की पूरी सच्चाई का पता ना लगा सके। तो दोस्तों होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।